नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। बारिश ने एक बार फिर पहाड़ों पर ठंड को बढ़ा दिया है। हम आपको 5 तस्वीरों से रूबरू करवा रहे हैं जहां बारिश के चलते तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। पहली तस्वीर जो देख रहे हैं आप वो देहरादून की है, जहां मौसम ने एक बार फिर से करवट बदली है। सुबह से ही देहरादून और उसके आसपास के इलाकों में भारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से पारा और लुढ़क गया है। दूसरी तस्वीर ऋषिकेश की है, जहां नए साल के साथ बारिश ने भी दस्तक दे दी है। बारिश के चलते ठंड बढ़ने से आम जनजीवन खासा यहां पर प्रभावित हुआ है। और तीसरी तस्वीर है अल्मोड़ा की, जहां बारिश के चलते तापमान लुढ़कने से ठंड और बढ़ गई है। यहां सुबह से ही रुक रुक कर बारिश हो रही है। हालांकि काश्तकारों को बारिश से फसल अच्छी होने की उम्मीद है। पिथौरागढ़ में भी उच्च हिमालयी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है। निचले इलाकों में बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों में ऐसे ही हालात रहने की संभावनाएं जाहिर की है। और आखिरी तस्वीर टिहरी की है, जहां बारिश की वजह से पारे में गिरावट आई है। वहीं ठंड बढ़ने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। संभावना जताई जा रही है कि टिहरी के कई हिस्सों में बर्फबारी हो सकती है। तो पहाड़ों पर हो रही बारिश से जहां तापमान में गिरावट आई है, वहीं सुंदर प्राकृतिक नजारे भी दिखाई दे रहे हैं। कई इलाकों में बर्फबारी हुई है, जिससे होटल कारोबारी भी काफी खुश हैं और पर्यटन कारोबार के साथ ही अच्छी फसल की उम्मीद लगाई जा रही है। नए साल के शुरू होने के साथ ही पहाड़ों पर मौसम का मिजाज भी बदल गया है, जिससे तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं एक बार फिर सुंदर नजारे दिखाई दे रहे हैं। खासकर मसूरी, पिथौरागढ़ और उत्तरकाशी के कई इलाकों में बर्फबारी के चलते सफेदी की चादर बिछ गई है, जिससे पर्यटन व्यवसायी खासे खुश हैं। कारोबारियों के मुताबिक बारिश और बर्फबारी के बाद से होटल और सरायों में बुकिंग बढ़ गई है। वहीं बदले मौसम से पहाड़ों पर मौजूद सैलानी भी खासे खुश नजर आ रहे हैं। वहीं इस बारिश को काश्तकार भी नए साल के तोहफे के रूप में देख रहे हैं। काश्तकारों का कहना है कि बारिश और बर्फबारी से फसल और अच्छी होगी। खासकर नकदी फसल यानी सब्जियों की पैदावार में इजाफा होगा। वहीं बर्फबारी से सेब की फसल को फायदा पहुंचेगा। बर्फ गिरती है, उससे गेहूँ अच्छा होता है। और इसमें कीटनाशक का भी जो हमारा कुरमुला ये रहता है, इसकी ये खत्म हो जाता है। हालांकि बारिश और बर्फबारी के चलते ठंड में भी खूब इजाफा हुआ है। वहीं रुक रुक कर हो रही बारिश ने जनजीवन को भी प्रभावित किया है और आने वाले कई दिनों तक लोगों को कड़कड़ाती ठंड से जूझना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। वहीं बदले मौसम के मद्देनजर नैनीताल के जिलाधिकारी ने 48 जगहों पर अलाव जलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मौजूदा वक्त में लकड़ी की कोई कमी नहीं है। जिलाधिकारी ने इस मामले में उप जिलाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वो चिन्हित जगहों पर जाकर चेकिंग भी करें और सुनिश्चित करें कि वहां अलाव जलाए जा रहे हैं। आपको बता दें कि बारिश के बाद नैनीताल के तापमान में भारी गिरावट दर्ज की गई है। ये 48 ऐसे स्पॉट्स हैं जनपद में जो तय किए गए हैं अलाव जलाने के लिए। अलाव में आज की तारीख में लकड़ी की कोई भी कमी नहीं है। इसमें धनराशि जो आवंटन होनी थी वो सभी तहसील्स को हम दे चुके हैं, कंबल के लिए भी और अलाव के लिए भी। इसके बावजूद भी अगर धनराशि कम पड़ती है तो सभी एसडीएम्स को और नगर पालिका ये उसके निर्देश है, सबसे नजदीकी जो नगर इसका वन निगम का टाल होगा वहां से वो लकड़ी कभी भी उठा सकते हैं और निःशुल्क उठा सकते हैं। गवर्नमेंट ने इसका जियो कर रखा है कि निःशुल्क लकड़ी उठा दी जाएगी और उसका जो भुगतान है वो शासन स्तर से सीधे वन निगम को दे दिया जाएगा। इसमें मैं एसडीएम से ये चाहूंगा कि वो पर्सनली वेरीफाई भी करें कि वाकई अलाव जल रहा है या नहीं जल रहा है। उधर धर्म नगरी हरिद्वार में भी लोगों को ठंड के चलते घरों में दुबकने को मजबूर होना पड़ा। यहां बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उधर बारिश से श्रद्धालुओं को भी दिक्कतें पेश आ रही हैं, जबकि रुद्रप्रयाग जिले में कई जगहों पर बर्फबारी हुई है, जिससे ठंड काफी बढ़ गई है। मौसम विभाग का क्या कुछ कहना है आने वाले दिनों के बारे में, ये भी सुन लेते हैं। वर्षा में देखें तो अल्मोड़ा और बागेश्वर वाला जो इलाका है उसमें है। और जहां तक हिमपात की बात है तो हम 3000 मीटर के आसपास जो चोटियां हैं उन पर हिमपात एक्सपेक्ट कर रहे हैं। और दिन के तापमान में 5 से 7 डिग्री की आपकी गिरावट देखने को मिलेगी पूरे प्रदेश में अक्रॉस द स्टेट। सब्जियों के लिए तो बिल्कुल बहुत बढ़िया है इस समय। वेजिटेबल्स के लिए गेहूं की फसल लगी हुई है।
चलिए बुलेटिन में बढ़ते हैं आगे और अगली खबर की बात करते हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष तीरथ सिंह को बदले जाने की अटकलें तेज हो गई हैं। कहा जा रहा है कि 2017 चुनाव के मद्देनजर प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी किसी और नेता को दी जा सकती है और सूत्रों के मुताबिक इस बाबत बीजेपी आलाकमान ने प्रदेश के नेताओं से फीडबैक भी लिया है। हालांकि प्रदेश बीजेपी के नेताओं का कहना है कि प्रदेश में सदस्यता अभियान तेजी से चलाया जा रहा है और लक्ष्य से कहीं ज्यादा सदस्य इस बार बनाए जाएंगे। देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल एक स्किल्स होती हैं किसी प्रेसिडेंट की, उनमें भी तीरथ सिंह रावत जी का कोई खास दमखम नहीं दिखता। और जब से वो बने हैं प्रेसिडेंट, कि मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं भी वो पार्टी के कार्यकर्ताओं को अपने साथ लेके चल रहे हैं। अभी भी गुटबाजी हावी है बीजेपी में और इसी के दौर से इस वक्त मुझे लगता है कि तीरथ जी भी जूझ रहे हैं और शायद यही कारण है कि वो इस वक्त खबरें आ रही हैं कि उनको इस वक्त यहां से रिमूव कर रहे हैं। देखिए, विगत 6 माह से ये सुनने में आ रहा है कि प्रदेश में नेतृत्व परिवर्तन हो रहा है, जबकि ऐसा कुछ रहा नहीं है। मीडिया में कयास जरूर लगाते रहे हैं। प्रदेश भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रदेश अध्यक्ष के नेतृत्व में समय समय पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को और प्रदेश में कांग्रेस सरकार के खिलाफ लगातार मुहिम बनाई रखी और लगातार हम आक्रामक रूप से विधानसभा के अंदर और विधानसभा के बाहर पार्टी को मजबूत बनाए हुए हैं और जनता की आवाज बने हुए हैं। उत्तराखंड में राजधानी का मुद्दा हमेशा से संवेदनशील रहा है, लेकिन इस पर अस्थायी हल निकालने के बजाय बयानबाजी ज्यादा होती रही है। 13 जिलों वाले इस छोटे से पहाड़ी राज्य में 14 साल बाद भी अस्थायी राजधानी का मुद्दा सुलझ नहीं पाया है। बल्कि विजय बहुगुणा जब राज्य में मुख्यमंत्री थे तब देहरादून के रायपुर में भी विधान भवन बनाने की बात उठी थी। हालांकि अब गैरसैंण पर ही ज्यादा चर्चा होती है। एक बार फिर विधानसभा अध्यक्ष ने बजट सत्र गैरसैंण में चलाने पर जोर दिया है, जिस पर बीजेपी का कहना है कि इस विषय पर अस्थायी फैसला लिया जाए। वहीं कांग्रेस के नेता भी विधानसभा अध्यक्ष की राय के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। जो भी सरकार को करना है, स्थायी अस्थायी शीतकालीन ग्रीष्मकालीन कुछ भी बनाए, उसकी घोषणा भी तुरंत करनी चाहिए। उसमें भारतीय जनता पार्टी ने पहले ही अपना पक्ष कहा है कि जो सरकार कर रही है उसमें हमको कोई एतराज नहीं है इसमें, क्योंकि ये तो हमने खुले तौर पर आज से 2 साल पहले बोल दिया, तब से आज तक आपने कुछ किया तो नहीं, लेकिन राजनीति बहुत करी और शिलान्यास, भूमि पूजन, कैबिनेट के नाम पर करोड़ों रुपए सरकारी खजाने से साफ कर दिया। पूरा प्रदेश चाह रहा है कि गैरसैंण में राजधानी होनी चाहिए और सारा इंफ्रास्ट्रक्चर वहां बनकर तैयार हो रहा है। तो मैं समझता हूं ये आने वाले कल में ये जो प्रश्न राजधानी कहां होगी या कौन सी राजधानी स्थायी अस्थायी, ये सब खत्म हो जाएगा और गैरसैंण को सब लोग ये स्वीकार करेंगे कि राजधानी गैरसैंण ही है। जो पहाड़ से आज पलायन हो रहा है उसको रोकने का एकमात्र अगर कोई साधन है वो स्थायी राजधानी गैरसैंण में। 2016 में सत्र शुरू होगा तो वो सत्र हमारा गैरसैंण में शुरू होगा, नए विधान भवन में, और वहां 16 सत्र का बजट पास होगा। तो उस समय ही हम चाहेंगे कि गैरसैंण के भवन के अंदर ही सरकार ये घोषणा करे कि गैरसैंण में स्थायी राजधानी होगी। निर्माण कार्य में बहुत तेजी से काम चल रहा है और ये बर्फबारी के समय भी वहां 350-400 मजदूर काम कर रहे थे, अभी भी लगातार काम हो रहा है। और उत्तराखंड बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी का कहना है कि केंद्र सरकार भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने में कामयाब हुई है। भगत सिंह कोश्यारी के मुताबिक जिन राज्यों में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं वहां बीजेपी को जन समर्थन मिलेगा और भ्रष्टाचार मुक्त और सुशासन की सरकार स्थापित होगी। विश्वास है कि 2015 में एक ऐसा नया संदेश जाएगा और जो नए राज्य जहां भ्रष्टाचार मुक्त शासन रखने के लिए संकल्प वाली सरकारें नहीं है, वहां भी भ्रष्टाचार मुक्त शासन रखने वाली सरकारें आएंगी तो निश्चित रूप से इस देश में महंगाई, भ्रष्टाचार और विकास की जो बातें हैं उन बातों का समाधान होगा और ये वर्ष बहुत अच्छा रहेगा। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नीति आयोग में प्रदेश के मुख्यमंत्रियों को जगह देने का स्वागत किया। हालांकि उन्होंने कहा है कि नीति आयोग को लेकर वो जल्दबाजी में कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन उन्होंने कहा है कि आयोग का पूर्व में जो नाम था वो गलत नहीं था। अच्छी बात है, जो भी इम्प्रूवमेंट वो करना चाहते हैं अपने फंक्शनल
एक्टिव उसमें है, तो हमें उसमें कहीं कोई ऐतराज नहीं है। मगर मेरा आज भी मानना है कि योजना आयोग अत्यधिक उपयोगी संस्था थी और उसी में कुछ सुधार उसी नाम के साथ होता तो ज्यादा बेहतर होता, लेकिन चलिए उनको नाम अच्छा नहीं लगा, उनको नीति आयोग नाम रख रहे हैं, तो देखते हैं नीति आयोग की फंक्शनल मॉडलिटीज क्या तय होती। हरिद्वार में संतों ने राज्य और केंद्र सरकार पर अर्धकुंभ के प्रति उदासीन होने का आरोप लगाया है। संतों का कहना है कि कुंभ मेले में स्थायी प्रकृति के कार्यों में कम से कम 1 साल का वक्त लगेगा, लेकिन अभी हालात ये हैं कि ना ही कुंभ के लिए केंद्र ने धन दिया है और ना ही राज्य सरकार की ओर से धन आवंटित किया गया है। हालांकि राज्य सरकार ने 150 करोड़ रुपए मेला कार्यों के लिए देने की घोषणा की है। उधर मेला अधिकारी की भी अभी तक नियुक्ति नहीं की गई है, जिससे संतों में नाराजगी है। संतों का कहना है कि करीब 1 महीने चलने वाले अर्धकुंभ में 5 पर्व घोषित किए जाते हैं, यानी इन दिनों भारी भीड़ जुटेगी। ऐसे में तय वक्त के भीतर कुंभ कार्यों में कराने की भी संतों ने मांग की है। और पीआरडी के 121 जवानों को शीतकालीन चारधाम यात्रा पर तैनात किया गया है, जो कि पुलिस के साथ यात्रा व्यवस्था को व्यवस्थित करने में सहयोग करेंगे। और इससे पहले पीआरडी के जवानों को सिर्फ गर्मी के सीजन में ही चारधाम यात्रा के दौरान तैनाती मिलती थी। कपाट बंद होने के बाद ये जवान बेरोजगार हो जाते थे, जिससे इनकी आजीविका पर संकट गहरा जाता था। लेकिन इस बार इन जवानों को सर्दियों में भी तैनाती मिली है, जिससे जवान खासे खुश हैं। जवानों को दोबारा जो है विभिन्न चौकी थाना और जहाँ पे यात्रा सीजन के थाने हैं वहाँ पे लगाए जा रहे हैं और इन्हें दोबारा जो है रोजगार के साधन दिए जा रहे हैं। 121 लड़के जो है पूर्व में भी लगाए गए थे और फिर इन्हें दोबारा जो है उसी क्रम में लगाया जा रहा है जिस प्रकार से पहले लगाए गए थे। शांति सुरक्षा बनाए रखेंगे, ड्यूटी करेंगे, अच्छी ढंग से करेंगे और जो भी थाना से हमको बोला जाता है हम उसके कर्तव्य निष्ठा से पालन करेंगे। में बढ़ेंगे आगे। दिल्ली से 10 लाख के नामी बदमाश अमित भूरा का एक साथी रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है और पुलिस के मुताबिक रवि की निशानदेही पर भूरा को भगाने में इस्तेमाल की गई गाड़ी को भी बरामद कर लिया गया है। पुलिस को गाड़ी में से 2 कारतूस मिले हैं। एडीजी राम सिंह मीणा के मुताबिक भूरा को किस तरह भगाया गया उसका पूरा प्लान रवि ने बता दिया है और उसमें शामिल लोगों के नाम भी जाहिर कर दिए हैं। पुलिस के मुताबिक भूरा को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। आपको बता दें कि बागपत में पेशी के लिए ले जाते वक्त भूरा को उसके साथी पुलिस हिरासत से छुड़ा ले गए थे। इसमें एक अमित भूरा का साथी है, वो गिरफ्तार किया गया है और जो स्कॉर्पियो गाड़ी अपराध में प्रयुक्त की गई थी वो मिली है। उसमें 2 कारतूस भी मिले हैं। जो अभियुक्त है इसने पूरी कहानी बताई है कि किस तरह से हमने प्लान बनाया और इनके प्लान के अनुसार ये अमित भूरा ट्रेन से उतरा। उसके बाद ये टेम्पो से जब लेके जा रहे थे तो उससे ये स्कॉर्पियो ने इसका पीछा किया और उनमें से 2 साथी है रास्ते में से टेम्पो में बैठ गए और जो सचिन खोकर नाम का व्यक्ति था इसने इशारा किया, उसमें स्प्रे किया और एक नवीन भांजा नाम का इन्हीं का साथी था, उसने फायरिंग भी की और उसके बाद ये अमित भूरा है वहां से फरार हो गया। उत्तरकाशी में एक रिटायर्ड बैंक मैनेजर ने 2 लोगों को गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि घायलों को इलाज के लिए देहरादून रेफर किया गया है। बताया जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश का रहने वाला बलवंत सिंह सेब के बगीचे का मालिक है, जिसकी मजदूरी को लेकर 2 मजदूर से बहस हो गई, जिससे गुस्साए बलवंत सिंह ने नेपाली मजदूर के साथ एक स्थानीय को भी गोली मार दी। पुलिस ने आरोपी के पास से एक 32 बोर का रिवॉल्वर बरामद किया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। और अगली खबर टिहरी से, जहां टिहरी के भिलंगाना ब्लॉक के जमोलना गांव का एक परिवार बेटे की मौत की आशंका से परेशान है। दरअसल नरेंद्र सेमवाल जापान के एक रेस्टोरेंट में नौकरी करता था, जो कि पिछले 30 दिनों से लापता चल रहा था। इसी दौरान पहचान पत्र के साथ एक शव समुद्र से बरामद हुआ, जिसका रेस्टोरेंट के मालिक ने दाह संस्कार कर दिया। नरेंद्र के परिजनों ने विदेश मंत्री से मिलकर सच्चाई का पता लगाने की गुहार लगाई है। और पिथौरागढ़ में ट्रैफिक और बढ़ते अपराधों पर लगाम कसने के मकसद से सुल्तान चौराहे पर सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। 3 कैमरों के जरिए पूरे चौराहे की निगरानी रखी जा रही है। पुलिस के मुताबिक सुल्तान सबसे व्यस्त चौराहा है, लिहाजा सबसे पहले वहां कैमरे लगाए गए हैं। हालांकि बस स्टेशन, लिंक रोड चौराहा और कलेक्ट्रेट चौराहे पर भी कैमरे लगाए जाने की योजना है। क्या हो रहा है? रुद्रप्रयाग के बरसू गांव में इन दिनों राजकीय इंटर कॉलेज के छात्रों ने शिविर लगाया है, जो इस गांव में 7 दिनों तक रहेंगे। दरअसल बरसू गांव में कभी 90 परिवार रहा करते थे, लेकिन आज ये गांव पूरी तरह से खाली हो चुका है, जबकि गांव में बिजली, पानी और सड़क की सुविधा मौजूद है।
अधिकारियों का कहना है कि बच्चों का गांव में शिविर लगाकर संदेश देने की कोशिश की जा रही है कि गांव से पलायन न करें और अपने संसाधनों का उपयोग करें। देश के मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पिरान, कलियर शरीफ और बरेली के शाहबाद की मियां शराफत की दरगाह पर चादर चढ़ाने के लिए उन्होंने दी है। उन्होंने इबादतगारों को चादर भेंट की। हल्द्वानी के एचएन इंटर कॉलेज में सर्वधर्म समभाव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी राजकीय स्कूलों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम में बच्चों को सर्वधर्म समभाव और राष्ट्रीय एकता का पाठ पढ़ाया गया। रुद्रपुर में प्रशासन ने शराब की दुकानों पर छापेमारी की। छापेमारी के दौरान 2 दुकानों में शराब की बोतलों पर तय कीमत से ज्यादा कीमत लिखी हुई पाई गई, जिसके बाद अधिकारियों ने कार्रवाई की है और इस मामले में रिपोर्ट तैयार कर उच्च अधिकारियों को भेज दी गई। उत्तरकाशी में इको सेंसिटिव जोन के खिलाफ आंदोलन तेज हो गया है। यहां निताला के ग्रामीणों ने जुलूस निकालकर आदेश को निरस्त करने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना था कि अगर इको सेंसिटिव जोन बनाया गया तो उनके इलाके में विकास प्रभावित होगा। फिल्म अभिनेता सुनील शेट्टी ने फिल्म पीके के विरोध को गलत बताया है। उनके मुताबिक फिल्म किसी भी तरीके से विवादित नहीं है और जो भी विवाद हो रहा है वो बेवजह पैदा किया जा रहा है। इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए जी संगम, खबरें लगातार जारी हैं।